So we'll go ahead with next question, practice problem number 7. A metro train runs from station A to B to C. तो तीन स्टेशन है A, B and C. It takes 4 minutes in traveling from station A to B. तो A से B तक जाने में टोटल 4 minutes का टाइम है. 4 minutes मतलब 240 seconds. The train halts at station B for 20 seconds. A से B पे गया, B पे 20 सेकेंड का हॉल्ट था. हॉल्ट मतलब ब्रेक था. Then it starts from station B and reaches station C in next 3 minutes. तो B से C तक जाने में 3 मिनट मतलब टोटल 180 सेकेंड लग गए. एट द स्टार्ट जब भी ट्रेन स्टार्ट होगा ट्रेन एक्सेलरेट्स फॉर 10 seconds टू रीच द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. आप भी जब अपनी गाड़ी चालू करते हो तो यू गो ऑन इंक्रीजिंग योर स्पीड एंड देन यू रीच अ कांस्टेंट स्पीड. तो सेम यहाँ पे बोला है जब ट्रेन स्टार्ट होगा तो पहले 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन होने वाला है एंड द ट्रेन विल रीच अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. द ट्रेन मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड इज ब्रॉट टू रेस्ट. तो जब ट्रेन को रेस्ट पे लाना है तो वापस से 10 सेकेंड लगेगी. मतलब इन शॉर्ट जीरो स्पीड से मैक्सिमम स्पीड तक 10 सेकेंड और मैक्सिमम से वापस जीरो तक 10 सेकेंड. मतलब जितना एक्सेलरेशन है उतना ही डी एक्सेलरेशन है. आगे बोला है प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेन ट्रैवलिंग फ्रॉम द स्टेशन ए टू बी टू सी एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन ए बी एंड सी. वेरी गुड क्वेश्चन. तो आपको सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा. बहुत सिंपल है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो दिस इज टाइम एक्सिस, यहां पे आ गया वेलोसिटी एक्सिस. और कभी भी जब ग्राफ प्लॉटिंग की बात तो जो इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं वो पहले से प्लॉट करके रख देंगे. अभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे टाइम एक्सिस पे इंपॉर्टेंट है 0 सेकेंड क्योंकि वहां से स्टार्ट होगा. 10 सेकेंड क्योंकि 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन होगा. इन्होंने हर बार बोला है जब भी ट्रेन स्टार्ट होगा तो हर बार जब ट्रेन स्टार्ट होगा तो एट द स्टार्ट द ट्रेन एक्सेलरेट्स फॉर 10 सेकेंड. तो मोशन स्टार्ट होगा तो पहले 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन है, उसके बाद क्या है कांस्टेंट स्पीड है. फिर ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या है डी एक्सेलरेशन है. और डी एक्सेलरेशन में कितना टाइम तक है 10 सेकेंड तक. तो वैसे बाय द वे अगर मैं ओरिजिन को स्टेशन ए मान लूं, लेट अस से दिस इज स्टेशन ए. ए से बी तक जाने में टोटल टाइम कितना बोला है हमें 4 मिनट्स. 4 मिनट्स मतलब 240 सेकेंड्स. तो हमको जो गिवन क्वांटिटी है ना उसमें है टाइम फॉर ए टू बी 4 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू 240 सेकेंड्स. तो ए से बी टाइम एक्सिस पे ए से बी ये 240 सेकेंड्स, मतलब ये 0 और ये 240 बराबर. पहले 10 सेकेंड में क्या होगा एक्सेलरेशन, आखिरी 10 सेकेंड में क्या होगा डी एक्सेलरेशन. तो ये इंपॉर्टेंट नंबर्स है जो हमको लगने वाले हैं, तो प्लॉट कर लिया. उसके बाद बी स्टेशन पे पहुंचने के बाद कितने सेकेंड्स का हॉल्ट था 20, मतलब 240 प्लस 20 260. ये आ गया आपके पास 260. देन बी से सी तक जाने में कितना टाइम लग गया 3 मिनट. तो टाइम फ्रॉम बी टू सी इज 3 मिनट which is equal to 180 seconds. Okay, what is 260 plus 180? 440. तो मान लेते हैं ये 440 सेकेंड है 440. हर बार जब ट्रेन स्टार्ट होता है तो पहले 10 सेकेंड तक क्या होता है एक्सेलरेशन. तो बी स्टेशन से कब चालू हुआ था 260, तो 270 तक क्या होने वाला है एक्सेलरेशन. रुकने कब वाला है 440, उससे 10 सेकंड पहले क्या होगा डी एक्सेलरेशन. तो ये आ जाएगा आपके पास 430 का टाइम. यहाँ तक क्लियर. तो पहले ये 0 10 सेकेंड 230 240 260 270 430 एंड 440 these are important numbers on the time axis. ये पता होना चाहिए. What is the constant speed 72 किलोमीटर पर आवर.
तो 10 सेकंड के बाद velocity will become constant, that is 72 kilometer per hour. How do you convert kilometer per hour to meter per second? Multiply by 5 by 18. Very good. कितना होता है ये? कितना होता है? 20. तो 5 by 18 से मल्टीप्लाई कर लिया, डायरेक्टली मीटर पर सेकेंड में आ गया, 1 एंड 4 तो आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एक्सिस पे एक ही नंबर इंपॉर्टेंट है, दैट इज नथिंग बट 20। तो मान लेते हैं ये 20 है, और मैं वेलोसिटी एक्सिस जो है मीटर पर सेकेंड में रख रहा हूँ, और टाइम एक्सिस जो है वो मैं सेकेंड्स में रख रहा हूँ। गुड। अभी करो प्लॉट, सिंपल। तो ट्रेन स्टेशन ए से स्टार्ट हुआ था। जब भी स्टार्ट होता है तो पहले 10 सेकंड तक होता है एक्सेलरेशन। तो ये 10 सेकंड तक, मैं ये डमी लाइन हटा देने वाला हूँ, आई विल जस्ट रिमूव दिस। ये फिलहाल टेम्पररी ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, आई रिमूव दिस लाइंस। तो जहां जहां एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन हुआ, मैं से उसको मार्क कर रहा हूँ। कहाँ 0 से 10 सेकंड तक क्या हुआ? एक्सेलरेशन। उसके बाद 230 से 240 तक क्या हुआ? डी एक्सेलरेशन। वापस एक्सेलरेशन कब हुआ? 260 से 270 तक। उसके बाद 430 से 440 तक डी एक्सेलरेशन। तो ये सिर्फ एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन कहाँ कहाँ हो रहा है वो मार्कडाउन कर लिया, हटा देंगे इसको, वी विल रिमूव दिस। तो ये आ गया आपका 10 सेकंड का एक्सेलरेशन। उसके बाद कांस्टेंट स्पीड कितने टाइम तक? 230 माइनस 10 मतलब 220 सेकंड तक। फिर आ गया डी एक्सेलरेशन, फिर 20 सेकंड का हॉल्ट था, 20 सेकंड तक रुकेगा, फिर अगले 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन होगा, फिर आगे कांस्टेंट स्पीड होगा, फिर वापस से क्या होगा? डी एक्सेलरेशन। तो ये आ गया आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये जो लाइंस थे ये अभी हम लोग यहाँ से कर देंगे रिमूव। ये बन गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ग्राफ ड्रॉ करने के आपको अगर थ्योरी एग्जाम है तो 2 मार्क्स। ओके, देन आपको पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन ए बी एंड सी। ए से बी, बी से सी, एंड देन टोटल डिस्टेंस भी फाइंड कर लो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? एरिया। तो तुमको अगर डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम ए टू बी, तो ये एरिया फाइंड करना पड़ेगा A1। अगर तुमको डिस्टेंस फाइंड करना है बी टू सी, तो तुमको ये डिस्टेंस एरिया फाइंड करना पड़ेगा A2। और आई होप दैट ऑल ऑफ यू नाउ नो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ये दो डिस्टेंस फाइंड कर लेना, सिंपल। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी दैट इज इक्वल टू A1 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसको कुछ नाम दे देंगे, ये ए था, ये बी था, इसको सी, और सी वहां पे है क्या, चलो इसको डी और ई बोल देते हैं। तो ए डी ई बी, ए डी ई बी कैसे फाइंड करते हो एरिया? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। व्हिच टू साइड्स आर पैरेलल? ए बी एंड डी। तो ए बी प्लस डी ई इंटू हाइट। हाइट या तो आप ले लो डी से लेके यहां तक, सोच नाम दे देंगे, इसको एफ बोल देंगे, डी एफ ये बन गया हाइट। दिस इज द हाइट। गुड। तो हाइट इज डी एफ। पुट वैल्यूज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबी? एबी 240, डीई 220, क्योंकि 10 सेकेंड यहां से गया, 10 सेकेंड यहां से गया, क्योंकि ये पहले 10 सेकंड में एक्सेलेरेशन था, लास्ट के 10 सेकंड में रिटार्डेशन था, डी एक्सेलेरेशन था। तो वो 10 और ये 10 माइनस कर लो तो कितना आ गया? 220। व्हाट इज हाइट? व्हाट इज हाइट? 20। हाइट इज 20। कितना आ गया? 460 अपॉन 2, और ये 20, 1 एंड 10 था, तो कितना आ गया? 4600 मीटर, मतलब 4.6 किलोमीटर। तो स्टेशन ए से स्टेशन बी तक डिस्टेंस था 4.6 किलोमीटर। So this is equal to, therefore distance between A and B is 4.6 किलोमीटर। सिमिलरली अगर आपको अभी डिस्टेंस फाइंड करना है B to C, it will be area of trapezium
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो नाम दे देंगे कुछ, ये तो बी है ही, इसको नाम दे देंगे जी एच, तो बी जी एच सी, बी जी, और मैंने वो बी कॉमन रखा है दोनों में, दोनों में बी पॉइंट कॉमन रख दिया क्योंकि 20 सेकंड का हॉल्ट था तो स्टेशन सेम है, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे, सेम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स बी से लेके सी तक प्लस जी टू एच इंटू हाइट, इसको मैं बोल देता हूँ फिलहाल, लेट अस से दिस इज आई, वैसे तो तुमको पता ही है ये 20 आने वाला है, तो हाइट इज जी आई, हाफ बी सी, व्हाट इज बी टू सी, 180, 3 मिनट था, व्हाट इज जी एच 160, 10 सेकेंड एक्सेलेरेशन, 10 सेकेंड रिटार्डेशन का माइनस कर लेना, तो 160, और ये कितना है 20, 1 एंड 10, 3400 मीटर, मतलब 3.4 किलोमीटर, ये आ गया आपका डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी। तो व्हाट विल बी टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी क्या आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी प्लस बी टू सी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, ए टू बी कितना था 4.6, ये कितना है 3.4, तो कितना आ गया 8 किलोमीटर, डन, एंड ऑफ द क्वेश्चन। So next question, question number 11, and I will shoot questions randomly to anyone now because we have been speaking, तब से बड़बड़ी चालू है, तो अभी देखते हैं कितना आपको समझ में आया टॉपिक, और इजी है वो, प्रोजेक्टर मोशन तो याद होगा ही, याद है, तो बताओ रेंज का इक्वेशन क्या था प्रोजेक्टर मोशन की, 2ux divided by g, okay. Next question, a projectile is thrown at an angle of 30 degree, angle of projection 30 degree आपको दिया है to the horizontal, what should be the range of initial velocity, इनिशियल वेलोसिटी का रेंज पूछा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, सो दैट इट्स रेंज विल बी बिटवीन 40 मीटर एंड 50 मीटर, अज्यूम जी वैल्यू टू बी 10। सिंपल क्वेश्चन है, आपको गिवन पैरामीटर में सबसे पहले दिया है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री, आपको रेंज के दो वैल्यू दिए हैं, एक दिया हुआ रेंज का वैल्यू 40 मीटर, एक दिया है रेंज का वैल्यू 50 मीटर, और आपको जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड यूज करने के लिए बोला है, एंड देन आस्किंग यू व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज, मतलब बेसिकली अगर 40 मीटर तक मुझे उसको थ्रो करना है तो इनिशियल वेलोसिटी u1 कितना होना चाहिए, और अगर 50 मीटर थ्रो करना है तो u2 कितना होना चाहिए, ऐसा पूछा है। तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2, तो फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर, रेंज इक्वल टू 2ux ui by g, या फिर इट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, यहां से u स्क्वायर आ जाएगा आपके पास rg अपॉन साइन 2 थीटा, ओके। तो यहां से आपको मिल जाएगा u का फॉर्मूला, तो u इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg अपॉन साइन 2 थीटा, तो जब आप u1 फाइंड करोगे तो फिर यहाँ पे r1 g अपॉन साइन 2 थीटा, थीटा वन मत लिखना क्योंकि एंगल सेम बोला है दोनों केसेस में, सिर्फ रेंज अलग अलग है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r1 40, g की वैल्यू 10, साइन ऑफ 2 थीटा साइन 60, व्हाट इज साइन 60 रूट 3 बाय 2, तो 400 अपॉन रूट 3 बाय 2, व्हाट इज रूट 3 बाय 2, 0.8606, तो u1 इक्वल टू रूट ऑफ 400 अपॉन 0.8606, तो 86 के आसपास कौन से नंबर का रूट तुमको पता है, एग्जैक्टली कितना पता है, क्योंकि 400 का रूट तो पता है ना 20 होता है, 9 9 9.5, व्हाट इज 9.5 का स्क्वायर,
9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, तो मैंने 9.5 का स्क्वायर पूछा। हाउ डू यू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 5? हाँ, तो 90.25। Okay, I can write down this 90.25 as 0. Into 10 raised to minus 2, 0.8606 और 0.90 डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा है, मतलब बेसिकली क्या लोगे 9.5 से थोड़ा सा छोटा, लेकिन 9.5 मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से नॉट 9.5। एक काम करो, इसको ऐसा कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। 86.06 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू प्लस 2, तो 86 का रूट आएगा 9.2 के आसपास। 9.2 क्या आता है वो, तो यू विल हैव दिस एज 400 को कितना 20, 10 रेज टू 2 कितना 10 अपॉन 9.2 के आसपास, तो आंसर 20 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। हाँ, 20 to 23 के आसपास आंसर आना चाहिए। देखते हैं विल जस्ट डू इट ऑन कैलकुलेटर, क्योंकि 20 to 23 के आसपास आएगा आंसर। 400 डिवाइडेड बाय 0.8606 कितना आ गया 464.8, इसका रूट 464.8 का रूट कैसे फाइंड करोगे, रूट 464.8, 464.8 का स्क्वायर रूट 21.55, तो 21.55 मीटर पर सेकेंड। Similarly, you can find out what is U2. What is U2? क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ R2G अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा। R2 की वैल्यू कितनी थी 50, G की वैल्यू कितनी है 10, अपॉन ये कितना है, अभी तो फाइंड किया तुमने, बड़े साइन 60, रूट 3/2 मतलब 0.8606, तो सॉल्व कर लो इसको। 500, 400 यहाँ पे 500, so instead of 400 I will write down 500 divided by how much 0.8606 कितना आया 581 approximately 580.9 है, मतलब 581, 581 का रूट 24.10 मीटर पर सेकेंड। Done. So we will make a transition from projectile motion to another type of 2D motion. प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन बाकी है, मुझे पता है, वो मैं लूंगा, बिकॉज दैट इज डेरिवेशन। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो डेरिवेशन है। मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, जो मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अलग अलग टाइप होते हैं। एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड, उसका हमने थ्योरी भी लिया, उसका हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए। दूसरा होता है हाइट टू ग्राउंड, जिसको आप बोलते हो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, इट इज ओनली फॉर जेडब्ल्यू एंड नीड, इट इज नॉट देयर फॉर सीईटी। फिर एक था कि व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट, आप हिल के नीचे खड़े हो और हिल पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हो, तो फ्रॉम ग्राउंड टू इंक्लाइन प्लेन, वो भी आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन दे दिया है सिर्फ डेरिवेशन, तो हम वो डेरिवेशन करेंगे। लेकिन फिलहाल वी विल मेक अ ट्रांजिशन टू अनदर टाइप ऑफ 2D मोशन। 2D मोशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन कैन आल्सो बी अ 2D मोशन, सिर्फ उसमें डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट होंगे। मे बी यू हैव अ पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन बट इन अ प्लेन, राइट। हमने ऑलरेडी देखा है कि जब एक पार्टिकल 2D प्लेन में मूव होगा तो उसके डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट होंगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप, एक्स आई कैप जेड के कैप, वाई जे कैप जेड के कैप, डिपेंडिंग ऑन द प्लेन ऑफ मोशन। वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स होंगे और एक्सीलरेशन के भी दो कंपोनेंट्स होंगे। दैट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन बट इन 2D, मतलब इन अ प्लेन। हमने ये देखा था, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कैरम बोर्ड का एग्जाम्पल, बिलियर्ड का एग्जाम्पल, ये सारे के सारे 2D मोशन है। उसके बाद हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर, प्रोजेक्टाइल मोशन, it is a 2D motion but it is not a straight line motion, it is a parabolic motion।
देन यू हैव सर्कुलर मोशन विच इज ऑल्सो अ 2D मोशन। सिर्फ अब सर्कुलर मोशन अच्छे से समझने के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कंपैरिजन बिटवीन लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ये एंगुलर मोशन का एक पार्ट है। एंगुलर मोशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। फॉर एग्जांपल, एक पार्टिकल है, लेट अस से एक पार्टिकल है, इट इज मूविंग अलोंग दिस कर्व पाथ, ये भी एंगुलर मोशन है। फॉर एग्जांपल, यू हैव पार्टिकल व्हिच इज मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, ये भी एंगुलर मोशन है। फॉर एग्जांपल, यू हैव प्लैनेट्स व्हिच आर मूविंग अराउंड सन इन एन एलिप्टिकल पाथ, ये भी एंगुलर मोशन है। तो एंगुलर मोशन कैन बी ऑफ वेरियस टाइप, उसमें से एक है सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में भी फिर दो टाइप आते हैं। ये आता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। मैं दोनों के दोनों विद एग्जांपल आपको बताऊंगा यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल का एग्जांपल, दोनों में क्या सेम है और क्या दोनों में डिफरेंस है वो हम सब देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट नो न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन। वो आगे आएगा अगले चैप्टर में, लेकिन बेसिक्स पता होना चाहिए। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हो। एवरी पार्टिकल रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट or in uniform motion unless it is acted upon by external unbalanced force। सिंपल लैंग्वेज में, अगर एक पार्टिकल है वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। या फिर अगर एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसका स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी सेम है, it will remain in that particular uniform motion unless an external unbalanced force acts on it। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अनबैलेंस जब तुम बोलते हो तो व्हेन यू से अनबैलेंस, यू आर ट्राइंग टू से, फॉर एग्जांपल, ये एक ऑब्जेक्ट था, इस पे अगर मैं ऐसे दो फोर्स लगा देता हूँ, इक्वल बट अपोजिट एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। द टू फोर्सेस विल कैंसल आउट ईच अदर। तो व्हेन आई से अनबैलेंस, मतलब कम से कम एक डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है, दूसरे में कम है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही डायरेक्शन में फोर्स है, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक डायरेक्शन में फोर्स बहुत ही कम है और एक डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है। तो रिजल्टेंट फोर्स इज, रिमेंबर, दो वेक्टर से रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होता है? अलोंग द बिगर वेक्टर, करेक्ट। इसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हो। क्यों बोलते हैं इसको लॉ ऑफ इनर्शिया? हमने अभी बोला कि जब तक इस ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा तब तक इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। रेस्ट भी स्टेट ऑफ मोशन होता है। रेस्ट इज मोशन विदाउट वेलोसिटी। तो द क्वेश्चन हियर इज, किसने रोका इसको अपना स्टेट चेंज करने से? इसके खुद के मास ने। मतलब मास प्रोवाइड्स इनर्शिया अपोजिशन टू द मोशन। तो लीनियर मोशन में जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता तब तक स्टेट चेंज नहीं होता। एंड व्हाट इज स्टॉपिंग इट फ्रॉम चेंजिंग इट स्टेट? इट्स ओन मास, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी। समथिंग सिमिलर you will have in angular motion। For example, suppose मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है लाइक अ रॉड, ये ये था लीनियर इक्विलिब्रियम में और ये है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जैसे आप बोलते हो कि इस पे जब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट होगा तो ये लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा या इसका वेलोसिटी चेंज होगा, वैसे आप इस केस में बोलते हो जब इस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क एक्ट होगा। यहाँ पे फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, यहाँ पे टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्क? मैंने ही बताया है चैप्टर नंबर 2 में। एक्सिस, ओके। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क भी दो टाइप के होते हैं, दोनों ही बताए थे। एक होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, एक होता है मोमेंट ऑफ कपल, करेक्ट। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज मोमेंट ऑफ कपल? मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल।
तो लेट अस टेक रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ डोर, क्योंकि तुम एंड ऑफ कोर्स हर दिन कम से कम घर में डोर ओपन क्लोज तो करते होंगे। देखो, टॉर्क दो टाइप के होते हैं। बेसिकली टॉर्क रोटेशन प्रोड्यूस करता है। टॉर्क किसी भी टाइप का हो वो रोटेशन प्रोड्यूस करे। अगर फॉर एग्जांपल डोर, डोर में ऑलरेडी हमने डोर को एक जगह पे फिक्स करके रखा है, इसको तुम बोलते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं डिफाइन करके दूंगा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये तुमको 12th में आएगा, लेकिन अभी बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो आइडिया ये इज, जिसको तुम हिंजेस बोलते हो, बिजागरे दिख भी रहा होगा यहाँ पे दरवाजे के ऊपर वो जो लगा हुआ है ना, वो उसको बोलते हैं बिजागरे या फिर हिंजेस। यहाँ पे भी है, इस डोर पे भी है। यू विल फाइंड इट ऑलमोस्ट ऑन एवरी डोर अनलेस इट इज अ स्लाइडिंग वन। तो जहां पे इसको हमने फिक्स करके रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम डिफाइन करेंगे बाद में। मुझे डोर को ओपन या क्लोज करना है, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करता हूँ। डोर को ओपन क्लोज करना है तो तुम धक्का देते हो, धक्का देते मतलब फोर्स अप्लाई करते हो। जिस पॉइंट पे तुम फोर्स अप्लाई करते हो उसको तुम बोलते हो पॉइंट ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ एक्शन। एक्शन मतलब फोर्स। तो जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया दैट इज पॉइंट ऑफ एक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसको बोलते हो लाइन ऑफ एक्शन। क्योंकि जब हमको डोर ओपन या क्लोज करना होता है ना, तो फिर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हुए ये नहीं देखते कि फोर्स हम कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, हम जाते हैं धक्का दे देते हैं। हो सकता है मैं परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ, हो सकता है मैं यहाँ लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, हो सकता है कि मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया। तो द डायरेक्शन along which the force is applied is called as line of action. ये लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन तक का, उसको तुम बोलते हो मोमेंट आर। क्या बोलते हो उसको? मोमेंट आर, डिनोटेड बाय आर बार। करेक्ट। और ये तुमने फोर्स अप्लाई किया था एफ बार। तो हम डिफाइन करते हैं टॉर्क विच इज आर बार क्रॉस एफ बार। तो रिमेंबर, the point at which force is applied is called as point of action. The line or the direction along which force is applied is called as line of action. The shortest distance or the perpendicular distance from axis of rotation to the line of action is called as moment r. R bar is moment r. Torque is defined as r bar cross f. अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे डिफाइन करेंगे हम बाद में देखेंगे, हमको अभी लगने नहीं वाला। वो जब लगेगा तब देखेंगे, वो रोटेशनल मोशन में लगेगा हमको। फिलहाल हमको सर्कुलर मोशन पे जाना है। तो ये एक तरीका था बॉडी को रोटेट करने का। और एक मेथड भी है। सपोज मेरे पास एक रॉड है, ये कहीं पे भी फिक्स नहीं करके रखा हमने, तो हम दो इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस अप्लाई कर देते हैं, लेकिन सेम पॉइंट पे नहीं, एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। क्योंकि अगर मैं दोनों फोर्स सेम पॉइंट पे अप्लाई करूं जैसे यहाँ पे किया था, तो क्या हुआ था? फोर्सेस क्या होता है? कैंसल। तो बॉडी किस में चला गया? इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम में होता है नो मोशन इज प्रोड्यूस। लीनियर मोशन भी नहीं होता है, रोटेशनल भी नहीं होता है। तो रोटेशनल मोशन के लिए तुमको या तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा या फिर दो फोर्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन जब तुम दो फोर्स लगाते हो तो रिमेंबर, these two forces should not act at the same point, because if they act at the same point the resultant is zero and the system goes into equilibrium. But when you apply two equal but opposite forces at two different points, क्या होगा? Body will start rotating. और ये बेसिक तुमको आने वाले कम से कम 3 चैप्टर में लगने वाला है। सिर्फ यहाँ पे ये जो टॉर्क है, जब सिंगल फोर्स लगाया था तो इसको बोलते हो मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट, नॉट मूवमेंट, मोमेंट। और याद रखना, जहां जहां मोमेंट ऑफ लिखा हो मतलब रोटेशन की बात हो रही है। जहां भी मोमेंट ऑफ लिखा हो मतलब रोटेशन है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स क्योंकि सिंगल फोर्स था, यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल बोलेंगे क्योंकि दो फोर्सेस है और दोनों का नोटेशन ऑलमोस्ट सेम है। वहां पे भी टॉर्क, यहाँ पे भी टॉर्क। यहाँ पे दो फोर्सेस है, दोनों में से कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, वहां पे मोमेंट आर था
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। यहाँ पे मोमेंट आर्म होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, करेक्ट। तो लीनियर मोशन प्रोड्यूस करने के लिए, लीनियर मोशन प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। और रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करने के लिए या सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क। अभी टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स भी हो सकता है, मोमेंट ऑफ कपल भी हो सकता है। अब मैंने एक्सटर्नल अनबैलेंस क्यों बोला, उसका भी रीजन था। जब आप डोर ओपन करते हो तो तुमने फोर्स लगाया, उस फोर्स ने क्या प्रोड्यूस किया? टॉर्क। तो डोर रोटेट हुआ, एक्सटर्नल था और अनबैलेंस था। हाँ, सपोज जितना तुम टॉर्क लगा रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उतना ही किसी और ने लगा दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या होगा? इट विल नॉट रोटेट, राइट। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स है। अगर आपको लीनियर मोशन पता है तो आपको एंगुलर मोशन पता ही है बाय डिफॉल्ट। जैसे यहाँ पे इसके खुद के मास ने अपोज किया था, लीनियर मोशन में तुम बोलते हो इनर्शिया, यहाँ पे तुम बोलते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया। वो हम बाद में देखेंगे। तो आइडिया हियर इज दैट यू शुड नो there are similar parameters in linear motion as well as in rotational motion। अगर आपको पैरामीटर्स पता है तो सारे इक्वेशंस भी अपने आप ही आ जाएंगे। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट कंपेयर लीनियर मोशन विद एंगुलर मोशन। और जब मैं एंगुलर बोलता हूं तो रोटेशनल सर्कुलर सब आ गया उसके अंदर। तो फॉर एग्जांपल मोशन के स्टडी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी टाइप का मोशन हो, तीन पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, बराबर। और वेलोसिटी के टाइप्स है, वो है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बट इफ यू वांट टू स्टडी मोशन देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स दैट यू विल नीड। वन इज डिस्प्लेसमेंट, अदर इज वेलोसिटी एंड द थर्ड इज एक्सेलरेशन। तो लीनियर मोशन में तुम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हो, डिपेंड करता है या तो एस बार से या फिर आर बार से। और आपको याद होगा इसका डायमेंशन होता है L⁻⁴ और ऐसा यूनिट होता है मीटर। सिमिलरली जब तुम एंगुलर मोशन में आते हो उसको तुम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बाय द वे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट? चेंज इन पोजीशन। मतलब बेसिकली एक पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन मोशन में था उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। एंगुलर मोशन में स्ट्रेट लाइन मोशन होता है क्या भाई? तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सब एंगल। तो बेसिकली सपोज सपोज हमारे पास एक पार्टिकल था, इनिशियली P0 पोजीशन पे था। आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल इज एट न्यू पोजीशन, तो वो P0 से नए पोजीशन पे आ गया P पे। तो उसने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर दिया, उसको बोलते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन मैं बताऊंगा आपको, इसके लिए मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ। तो जैसे यहाँ तुम बोलते हो डिस्प्लेसमेंट मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वैसे यहाँ तुम क्या बोलते हो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किससे डिनोट करोगे? थीटा बार से, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन आई विल टेल यू एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तब बताऊंगा मैं। जैसे यहाँ पे डायमेंशन L⁻⁴ है, यहाँ पे डायमेंशन है ही नहीं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। जैसे इसका SI यूनिट मीटर है, इसका SI यूनिट रेडियंस है। हमने इसके लिए चैप्टर नंबर 1 में रेडियन और स्टेरेडियन डिफाइन किया था। तो हर एक चीज का रीजन था। कई कोई भी चीज हम लोग अननेसेसरीली यूज नहीं करते, डिफाइन नहीं करते, तो हमको पता होना चाहिए व्हाट इज 2D एंगल। तो ये 2D एंगल की बात चल रही है। उसके बाद यू डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज वेलोसिटी। हाउ डू डिफाइन वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे ही बोलते हो ना। तो वेलोसिटी v बार इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लिखने के लिए तुम dr बार बाय dt या फिर ds बार बाय dt लिखोगे। डायमेंशन आएंगे L1 t-1, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आप बोलोगे एंगुलर वेलोसिटी। देखो इन सिंपल लैंग्वेज लीनियर वेलोसिटी इज नथिंग बट
पार्टिकल ने एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया। सिंपल। स्पीड का मतलब क्या था, पार्टिकल ने एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। वेलोसिटी क्या था, पार्टिकल ने एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो इसका मतलब क्या होगा, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकेंड में। तो इसको डिनोट करते हो ओमेगा बार से। ये होता है डी थीटा बार बाय डी। करेक्ट। भाई अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, रुको मजा आएगा, अब थोड़ा ध्यान दोगे तो अच्छा लगेगा। इसके डायमेंशंस क्या थे डिस्प्लेसमेंट के, L1, वेलोसिटी के L1 t-1। तुम देख रहे हो L1, तो यहाँ पे भी L1, यहाँ पे L क्या था, 0, t-1 रेडियन पर सेकेंड। हाउ मच एंगल पर यूनिट टाइम मतलब हाउ मेनी रेडियंस पर सेकेंड। अभी खत्म नहीं होता यहाँ पे। देन यू शुड रिमेम्बर, मैंने आपको 2-3 बार बताया था कि अरे वेलोसिटी वेक्टर है, उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो मैं तुमको ये भी बताया था कि अगर मैं a बार इक्वल टू m b बार लिखता हूं तो उसका मतलब क्या होता है, क्या होता है। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइटिंग समथिंग लाइक दैट, मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट बट डायरेक्शन इज सेम। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा फिर, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन सेम है। तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का है वही डायरेक्शन वेलोसिटी का सेम। जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है वही डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का भी आएगा। हम डायरेक्शन देखेंगे बाद में। क्लियर, गुड। देन उसके बाद व्हाट यू शुड नो इज एक्सेलरेशन। तो इसके बाद हमने लीनियर एक्सेलरेशन डिफाइन किया था। Acceleration is defined as rate of change of velocity. So a bar equal to dv bar by dt. L1 t minus 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी सिमिलरली यू विल हैव एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है, ए की जगह पे डिनोट करोगे अल्फा से। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाय dt। L0 t-2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन के दो डायरेक्शंस थे, पैरेलल और एंटी पैरेलल, डिपेंड करता है फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड की वैल्यूज पे। अगर ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल ज्यादा है, तो आपको याद है dv मतलब v2 माइनस v1, फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने आपको डिटेल में बताया भी था कि a इक्वल टू v2 बार माइनस v1 बार अपॉन t2 माइनस t1। इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल देन न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। मतलब जो डायरेक्शन वेलोसिटी का है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का है। और आपको ऑलरेडी पता है वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है एंड दे आर अलोंग द मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर उल्टा केस है, इफ v2 is less than v1, in that case numerator becomes negative। अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ मोशन। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। इट इज ओमेगा बार डी ओमेगा बार मतलब ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन t2 माइनस, बराबर है फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। सिर्फ वहां पे एंगुलर वेलोसिटी इसलिए ओमेगा 2 लिखा है मैंने। सेम कॉन्सेप्ट। अगर एक बॉडी रोटेट हो रहा है या सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है, स्पीड बढ़ना मतलब वेलोसिटी बढ़ना, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल। एग्जांपल, फैन बनता, फैन का बटन चालू कर दिया मैंने, क्या होगा, वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल। तो इस केस में अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन आएगा सेम। फैन को बंद कर दिया, क्या होता है, स्लोज डाउन, इट स्लोज डाउन। तो जब वो स्लो डाउन होगा उस केस में ओमेगा फाइनल विल बी लेस देन ओमेगा इनिशियल, तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, जिसको आप बोलते हो रिटार्डेशन। ये लीनियर रिटार्डेशन था, वहां पे क्या आएगा, एंगुलर रिटार्डेशन।
गुड। अब आ जाते हैं डायरेक्शंस पे, क्योंकि हमको जेई नीट में कल या परसों से या 2 दिन में चालू भी करना है, डायरेक्शन पता होने चाहिए। तो इम्पोर्टेंट, यहाँ ध्यान दो। सबसे पहली चीज समझ लेना, जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो नॉर्मली हम लोग बोलेंगे कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हम लोग कभी नहीं लेते। उसका सिंपल सा रीजन है, मैथमेटिक्स में क्लॉकवाइज एंगल तुम नेगेटिव लेते हो और एंटी क्लॉकवाइज तुम पॉजिटिव लेते हो। तो हमारे पास जो भी पार्टिकल होगा जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका मोशन हमेशा हमेशा वी विल टेक इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अब जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल, उसका जो सेंटर है, उस सेंटर में से एक लाइन जो सर्कुलर मोशन के प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, उसके सेंटर से एक लाइन मैंने इमेजिन कर लिया, एंड दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन मतलब ऐसा लाइन, इसको बोलते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन यहाँ पे सिंगल पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन में और सर्कुलर मोशन में एक ही डिफरेंस है, थोड़ा सोचोगे तो समझेगा। व्हेन आई से सर्कुलर मोशन, मतलब मैं स्ट्रिक्टली बात कर रहा हूं एक सिंगल पार्टिकल की। वो सिंगल पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब इसको इमेजिन करो, फॉर एग्जाम्पल ये जो डोर है, सपोज मैंने डोर पे ऐसे 100 डॉट्स शो कर दी, तो जब डोर रोटेट होगा तो ये जो डॉट्स मैंने शो किए थे ये क्या कर रहे हैं? सोचो सोचो, थिंक थिंक। यू हैव टू इमेजिन। जब तक इमेजिन नहीं करोगे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। और याद रखना ये फिजिक्स है, फिजिक्स इज फिजिक्स। इसके लिए तुमको इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा खुद का, नींद में भी सोचना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड। सोचो सोचो, यू हैव टू थिंक। इफ यू डोंट थिंक समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। दिस इज अ बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और अब ये रोटेट होगा। अगर सिंगल पार्टिकल रोटेशन परफॉर्म करे तो वो सर्कुलर मोशन बोलते हैं उसको। लेकिन जब एक बॉडी रोटेट हो रहा है तो क्या हो रहा है? इमेजिन क्या हो रहा है। बहुत सारे पार्टिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, कलेक्टिव सर्कुलर मोशन। और इन सारे के सारे सर्कल्स का सेंटर एक सेम लाइन पे आएगा, कॉमन लाइन पे आएगा, और उसको बोलते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन। So when a body performs rotational motion, all the particles of the body performs circular motion, and the center of all these circles lie on a common straight line. This common straight line is called as axis of rotation. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। गुड, आया समझ में? बराबर। अभी वापस से आ जाओ सिंगल पार्टिकल पे। तो ये जो एक्सिस रोटेशन है, ये सर्कल के प्लेन को क्या है? परपेंडिकुलर है। और कहां से पास हो रहा है? सेंटर से। सही है। तो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसका क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। Angular displacement is directed along the axis of rotation. It is not directed along the curvature. It is directed along axis of rotation. It is directed along axis of rotation.
जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होता है वही किसका होता है, एंगुलर वेलोसिटी का। और एंगुलर एक्सेलरेशन के दो डायरेक्शन होते हैं, या तो सेम या फिर अपोजिट। सेम कब, जब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल। अपोजिट कब, जब फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल। तो एंगुलर मोशन में या फिर सर्कुलर मोशन में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये यहाँ पे सब ड्रॉ करके रखा है, बताओ। कोई नहीं बोलेगा बीच में। आई हैव टू स्टार्ट डूइंग दिस पिन पॉइंट टारगेट्स। तो तुम पैसा भरते हो, टेंशन मेरे को रहता है। आई डोंट वांट फ्री मनी, मेरे को रिजल्ट चाहिए, सिंपल सी बात है। फिजिक्स है, मैं बार बार बोलता हूँ फिजिक्स है, सब्जेक्ट वैसा है। तुम जब सोचोगे नहीं, ध्यान नहीं दोगे तो क्या कर लेंगे। सब सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहे वो लीनियर हो चाहे वो एंगुलर हो, इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, along the axis। तो वेलोसिटी का क्या है, along the axis। अल्फा विच इज एंगुलर एक्सेलरेशन, उसका क्या होगा, along या फिर अपोजिट। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी के इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे। जैसे लीनियर मोशन में अगर फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल, मतलब तुम्हारी गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ा रहे हो इन शॉर्ट, तो ए इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी फाइनल इज लेस देन इनिशियल, तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी, मतलब पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। तो यहाँ पे भी वही होगा ना, अगर पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा है, मतलब अल्फा का डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ थीटा एंड ओमेगा। अगर स्लो डाउन हो रहा है तो अल्फा का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू दैट ऑफ थीटा एंड ओमेगा। गुड। तो अभी ये सारा का सारा मैं सिर्फ तुमको इसके लिए बता रहा हूँ, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। नोट्स में इतना नहीं दिया डिटेल्स में, लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना तब लगने वाला है हमको। तो वी विल नीड ऑल दिस व्हेन वी सॉल्व क्वेश्चंस। देन तो ये तीन चीजें हो गई। नाउ जैसे तुमने वहां पे इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स देखे थे, यहाँ पे भी इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स होते हैं ऑलमोस्ट सेम। तो इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स में सबसे पहला इक्वेशन तुमको कौन सा याद है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सबसे पहले ये बताओ कि कहाँ यूज करते हैं इसको, when acceleration is uniform, it is used for uniform acceleration to find out final velocity if you have been given initial velocity and time. So v is final velocity, u is initial, a is uniform acceleration, t is time। इसका एंगुलर इक्विवेलेंट आता है ओमेगा फाइनल या ओमेगा टू, जो भी तुमको बोलना होगा वो, इक्वल टू, ये क्या था, इनिशियल, यहाँ पे भी आएगा इनिशियल, ये क्या है ए, यहाँ पे क्या आएगा अल्फा एंड टी। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, सेम। इसी को तुमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो v बार इक्वल टू u बार प्लस a बार टी। इसको तुमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ओमेगा फाइनल बार इक्वल टू ओमेगा इनिशियल बार प्लस अल्फा बार टी, बराबर। उसके बाद नंबर टू, s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। s मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस वन हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसका वेक्टर फॉर्म एस बार इक्वल टू यू बार टी प्लस वन हाफ ए बार टी स्क्वायर। इसका वेक्टर फॉर्म थीटा बार इक्वल टू ओमेगा इनिशियल बार टी प्लस वन हाफ अल्फा बार टी स्क्वायर। तीसरा,
बी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इसका वेक्टर फॉर्म बताओ। हाँ तो डिराइव करो ना, फिर नहीं किया था तो। व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? बाय डेफिनेशन ए बी कॉस थीटा कि ए बी साइन थीटा? ए बी कॉस थीटा। व्हाट इज सेल्फ डॉट प्रोडक्ट? व्हाट इज ए बार डॉट ए बार? ए स्क्वायर कॉस जीरो, क्योंकि एक वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट लोगे, डॉट प्रोडक्ट लोगे, एंगल कितना है? जीरो। डायरेक्शन ऑफ ईस्ट विथ ईस्ट इज जीरो, डायरेक्शन ऑफ वेस्ट विथ वेस्ट इज जीरो, मतलब एंगल इज जीरो। So what is the angle between A bar and A bar? Zero. What is the angle between B bar and B bar? Zero. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ना A bar dot A bar equal to A into cos zero। तो क्या बन जाता है वो? A square। तो what will be B square? B bar dot V bar। What will be U bar dot Q bar plus 2 A bar dot S bar। ये आ गया वेक्टर फॉर्म। तो इसका भी आएगा ओमेगा फाइनल बार डॉट ओमेगा फाइनल बार इक्वल टू ओमेगा इनिशियल बार डॉट ओमेगा इनिशियल बार प्लस 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 2 अल्फा बार डॉट थीटा बार। ये आ गया वेक्टर फॉर्म। चौथा भी है। देयर आर इन टोटल 5 इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स। तो फोर्थ वन हमने वो तो यूज किया है हमने। व्हाट इज वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम? तो s इक्वल टू, याद है क्या? v एवरेज इनटू टाइम, याद है? व्हाट इज v एवरेज? v बार प्लस u बार बाई 2, मतलब v प्लस u बाई 2 इंटू t। तो s बार इक्वल टू v बार प्लस u बार बाई 2 इंटू t। गुड। सिमिलरली यहां पे भी वही है, थीटा इक्वल टू ओमेगा एवरेज टी। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल बाई 2 इंटू टी। थीटा इक्वल टू थीटा बार इक्वल टू ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल बार बाई 2 इंटू टी। लास्ट वन, distance traveled by a particle in nth second। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैंने अगर आपको पूछा फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट? यू वैल्यू इज 0। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इन फर्स्ट 10 seconds गिवन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या करोगे? u की वैल्यू 0 डालोगे, a की वैल्यू 10 और टाइम की वैल्यू भी 10, बराबर। तो कितना आ गया? 1000/2 मतलब 500 मीटर, बराबर। तो ये जो s इक्वल टू ut प्लस 1/2 होता है, ये आपको देता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t सेकेंड्स, मतलब 0 से 10 सेकेंड, 0 से 5 सेकेंड, 0 से 20 सेकेंड, 0 से 100 सेकेंड। तो दिस इज फॉर टोटल डिस्टेंस। टोटल मैंने अभी तुमको पूछा कि 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो तुमने 500 मीटर निकाल के बता दिया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे को बताओ पर्टिकुलरली 5th सेकेंड में, 5वें सेकेंड में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 5 सेकेंड में कितना हुआ, मैं पूछ रहा हूँ 5वें सेकेंड में कितना हुआ, 5th सेकेंड ऑफ मोशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। कल से साथ में नहीं, साथ में नहीं या तो क्लास में नहीं, दोनों में से एक कंडीशन। यस, 5th सेकेंड पर्टिकुलरली टोटल मोशन 10 सेकेंड का था, 5वें सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, इसको बोलते हो SN। SN ये आता है u प्लस a/2 2n + 1। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड, तो तुम n पे डालोगे 5। इनिशियल स्पीड तो 0 ही था, मैंने बोला ना अभी 0। a की वैल्यू कितनी थी? 10। व्हाट इज 10/2? 5। और 5th सेकेंड बोला 5th, तो 2 × 5 10 + 1
11 है, 11 इंटू 5 55। तो टोटल जो 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसमें से 5वें सेकंड में 55 हुआ। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड ऑफ द मोशन, थर्ड, तो 3, तो ये आ जाएगा आपका 5, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 5 35। तो ये होता है एसेंट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन n सेकंड ऑफ दिस मोशन। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपने चैप्टर नंबर 1 में डायमेंशनल एनालिसिस नाम की चीज सीख के रखी है, उसमें पहला ही एप्लीकेशन था तो चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। निकालो तो डायमेंशन बताओ, व्हाट इज एस, L1, व्हाट इज यू, L1 t माइनस 1, व्हाट इज ए, L1 t माइनस 2। ये तो नंबर है, तो छोड़ दो। इधर तो तीनों के तीनों टर्म्स के डायमेंशन अलग अलग आ रहे हैं, तो ये तो इक्वेशन डायमेंशनली ही इनकरेक्ट हो गया कि नहीं? तो कैसे यूज कर लिए? हुआ था ना, मजा आएगा आज, करो, एंजॉय। इज दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट? इट इज नॉट डायमेंशनली इनकरेक्ट, इट इज करेक्ट। क्यों? यू आर टेकिंग वैल्यू ऑफ टाइम एज 1 सेकेंड। जब मैं बोलता हूँ थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, मतलब तुम टाइम की वैल्यू ले रहे हो 1 सेकेंड, तो यहाँ पे ना ये 1 है, हाँ, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, तो ये टाइम है t। तो तुमने बोला u क्या था, L1 t माइनस 1, और साथ में t प्लस 1, तो क्या हो गया, कैंसर। इधर भी वैसे ही होगा, a क्या है, L1 t माइनस 2 और t प्लस 2, क्या हो गया, कैंसर। तो डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है, बट टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है, इसके लिए हम लिखते नहीं है। तो सिमिलरली इसका भी वेक्टर फॉर्म लिखोगे, एस एन बार यू बार प्लस ए बार बाई 2 2n प्लस 1। इसका एंगुलर फॉर्म लिखोगे तो थीटा एन, एंगल कवर्ड इन n सेकेंड, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा बाई 2 2n प्लस 1। इसका वेक्टर फॉर्म आएगा ओमेगा इनिशियल बार अल्फा बार बाई 2 2n प्लस 1। गुड, राइट। तो जब भी आप 1D मोशन से 2D मोशन में ट्रांजिशन करते हो, और 2D में स्पेसिफिकली जब आप एंगुलर मोशन की बात करते हो, जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं JEE नीट में स्पेसिफिकली, और CET में भी आते हैं, 12th का सिलेबस में है ही। तो यू शुड नो कि लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन एग्जैक्टली सेम टाइप के मोशंस है, सिर्फ वहां पे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव होगा, यहाँ पे पार्टिकल विल कवर एंगल्स। तो इंस्टेड ऑफ कवरिंग डिस्टेंस इट विल ट्रेस एंगल्स। तो वहां पे जिसको तुम लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, यहाँ पे उसको बोलते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। L1 L0 मीटर, और यहाँ पे रेडियन। 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। 1 सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। मीटर पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। L1 t माइनस 1, L0 t माइनस 1। 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन। 1 सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। L1 t माइनस 2, L0 t माइनस 2, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और जहां पे बोला ही नहीं हो, सिर्फ बोल दिया एक्सेलरेशन वेलोसिटी, तो बाय डिफॉल्ट लीनियर होता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट के आगे कुछ नहीं बोला है, ना एंगुलर ना लीनियर, तो नॉर्मली इट इज लीनियर बाय डिफॉल्ट। तो जो यहाँ पे तुम काइनेमेटिक्स से इक्वेशन यूज करते थे, वही सारे के सारे इक्वेशन वहां पे भी यूज होंगे, सिर्फ आपको पैरामीटर लीनियर से कहाँ लेके जाना है, एंगुलर में। v इक्वल टू यू प्लस ए टी इज ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर इज थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस इज ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। बाकी दो जो है वो ठीक है, वो रेलेवेंट इतना नहीं है, यू कैन जस्ट रिमेंबर एंड मेक इट। लीनियर मोशन का कॉज होता है, कॉज कौन होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स।
रोटेशनल मोशन का या फिर सर्कुलर मोशन का कॉज कौन होता है? टॉर्क, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क। यहाँ तक क्लियर? तो अभी अगर इतना क्लियर है तो फिर हम लोग सर्कुलर मोशन का पहला टाइप विच इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी कैन स्टार्ट। अब सर्कुलर मोशन में भी दो टाइप आते हैं, एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम, एक है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूसीएम। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूसीएम? मैंने बताया था ऑलरेडी, 2-3 लेक्चर पहले ही बताया है। पॉसिबल वेज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी में मैंने बताया था, मैंने बोला था कि अगर वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड इज कांस्टेंट ओनली डायरेक्शन इज चेंजिंग। फिर मैंने बोला था कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो डायरेक्शन सेम रहे तो, और मैंने लास्ट में बताया था कि दोनों ही चेंज हुआ तो क्या होगा। तो विच मोशन यू कैन कॉल एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? Velocity of magnitude is same but direction is different. So when a particle performs circular motion along the circumference of circle with constant speed, velocity nahi, with constant speed, then it is said to be in uniform circular motion. The motion of a particle along the circumference of circle with constant speed. अगर स्पीड कांस्टेंट है तो चेंज क्या हो रहा है फिर? वेलोसिटी चेंज होना मतलब डायरेक्शन चेंज होना है इस केस। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैंने बोल दिया कि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है तो चेंज क्या हो रहा है? डायरेक्शन। वेक्टर में या मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, चेंज तो चेंज ही है। तो डायरेक्शन चेंज हुआ वेलोसिटी का मतलब कौन चेंज हुआ? वेलोसिटी। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होता है तो क्या होता है? एक्सेलरेशन। और हमने वो जो पॉसिबल वेज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी लिखा था, उसमें हमने बोला था कि अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। गुड। तो उतना अभी देख के आओ, फिर हम लोग कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।